हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम एक बार फिर से कक्षा 11वीं के भौतिकी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक रिक्वेस्ट ही कहेंगे, टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। आप वीडियो नहीं देख रहे हैं बेटा, प्लीज वीडियो देखिए, प्लीज वीडियो देखिए। आप केवल असाइनमेंट के नाम में एक दूसरे के साथ नकल मार रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे ने गलती की, वही गलती सबके में हुई। नकल में भी अकल की आवश्यकता है बेटा। सिंसियर हो जाइए। 11th आपका क्लास नहीं लग रहा है, यही वीडियो ही आपकी क्लास है, और 12th में आपको अदरवाइज बहुत परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि 11वीं का बेस 0 हो जाएगा, तो 12th आप कैसे पढ़ेंगे बताइए। अपने आप को, अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय ना करें बेटा, प्लीज पढ़िए, वीडियो देखिए। शुरू में आपके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, जितने बच्चे थे लगभग सभी बच्चे देखते थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन शुरू के 1-8 महीने बहुत अच्छा था रिस्पांस, लेकिन उसके बाद आप लोगों के रिस्पांस धीरे धीरे 0 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बहरहाल आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा, क्योंकि पिछला हमने चैप्टर को खत्म कर दिया है। हमारा आज का नया चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। ठीक है, कणों का निकाय एवं घूर्णी गति के अंतर्गत हम चलेंगे बेटे, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ डेफिनेशंस है बेटा। कण, कण का मतलब होता है पार्टिकल्स। व्हाट डू यू मीन अबाउट पार्टिकल्स? कणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद है निकाय के बारे में। ठीक है, तो पहला आएगा हमारा परिभाषा कण, फिर उसके बाद आएगा निकाय, फिर हम बताएंगे बाह्य बल, आंतरिक बल, फिर हम बात करेंगे विलगित निकाय, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्वीय भार, निकाय, कण, पार्टिकल्स, सिस्टम, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो निकाय क्या होता है? ऐसा कण जिसका आकार क्या होता है? नगण्य होता है। वे कण कहलाते हैं जो क्या होता है, जिसकी आंतरिक बनावट को क्या माना जाता है बेटा? नगण्य मान लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कण या निकाय कहते हैं। फिर बताया कण कहते हैं, फिर कहा निकाय। निकाय किसे कहते हैं बेटा? निकाय के बारे में जानेंगे तो निकाय कहते हैं जब कोई कई कणों या वस्तुओं के, तो बता सकते हैं सामान्य परिभाषा ना, बहुत सारे कणों के साथ मिलकर बने, कणों से मिलकर बने एक भाग को ही हम निकाय कहेंगे, या बताएंगे बहुत सारे छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बनता है, और उनके मध्य, उन कणों के मध्य जब अन्योन्य क्रिया होती है, तो इस पूरे प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। अब आ जाते हैं बाह्य बल। और बाह्य बल का क्या तात्पर्य होता है? बाह्य बल का मतलब होता है जब निकाय में, जब उस निकाय पर किसी वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य बल कहेंगे। और आंतरिक बल, जब उनके कणों के मध्य जब अन्योन्य क्रियाएं होती है ना, निकाय में कणों के मध्य उनके अंदर जो बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं?
आंतरिक बल कहते हैं। इसी प्रकार से विलगित निकाय के बारे में बात करें तो यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगे उसे ही हम क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहेंगे। इसके बाद आता है बेटा द्रव्यमान केंद्र। जब किसी निकाय के समस्त कणों के द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है तो उस बिंदु को उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जब किसी निकाय के समस्त कणों के द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, गुरुत्व केंद्र जब किसी निकाय के समस्त कणों के भार को एक बिंदु पर मान लिया जाता है केंद्रित तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने, और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलेंगे, आज का हमारा है द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र किसे करें, दो कणों के जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं, दो कणों के जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, दो कणों से मिलकर बने निकाय को ही द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब द्रव्यमान केंद्र, द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के अंतर्गत हम जानेंगे कि ये एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय तीनों के लिए अलग अलग स्थितियां होगी बेटा। ठीक है, अलग अलग स्थितियां होंगी जिसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत है हमारा एक विमीय अथवा सरल रेखीय स्थिति में। एक विमीय सरल रेखीय की स्थिति में बात करेंगे, मान लिया जाए ये x अक्ष है और ये उसका मूल बिंदु है और उस पर कोई दो बिंदु है a और b। ये माना कि भी चल रहा है ना, जो बोलते जा रहा, माना कि a और b दो बिंदु है x अक्ष पर जिनके द्रव्यमान m1 और क्या है m2 है, और इसकी जो मूल बिंदु से दूरी है क्रमशः x1 और x2 है, तथा इनका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, इंग्लिश में cm कहेंगे ना बेटा, सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र, इनका द्रव्यमान केंद्र क्या है, cm है। तो बात करेंगे, माना कि x अक्ष में a और b दो बिंदु जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 एवं इनकी संगत दूरी x1 तथा x2 है, तथा एवं द्रव्यमान केंद्र क्या है, cm है। तो ठीक है, x अक्ष का बोलेंगे तो बेटा xcm बोलेंगे। ठीक है, देखें हो जाएगा द्रव्यमान गुना दूरी, तो m1 इंटू x1 और m2 इंटू x2 बटे कुल द्रव्यमान, ये m1 प्लस m2। यदि कह दिया, यदि निकाय का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू कैपिटल M है तो हो जाएगा xcm इज इक्वल टू देख लीजिए सर। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, आगे बढ़े। द्विविमीय या समतलीय स्थिति दूसरा है। ये देखिए, द्विविमीय अर्थात दो अक्षों के मध्य में x और y कोई निकाय है। ठीक है सर। और यदि हमको निकाय नहीं भी बनाना है तो इस प्रकार से भी चलेगा। ये देखो दो कण A और B जिनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है, द्विविमीय। और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है इसके बारे में बात करेंगे। और इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ, क्या कहा, CM, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे XCM और YCM। ठीक है बेटा। और इनके द्रव्यमान M1 और M2। तो हम कैसे, किस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? माना कि द्विविमीय या समतलीय स्थिति में दो बिंदु A और B है जिनके द्रव्यमान क्या है, M1 और M2 है। और इसी प्रकार बिंदु A, किसी समय पर बिंदु A तथा B, A मतलब निर्देशांक, B मतलब निर्देशांक, क्या है, x1 y1 x2 y2 तथा द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक XCM तथा YCM है। तो ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम बात करेंगे इसके द्रव्यमान केंद्र के लिए। तो हो जाएगा XCM इज इक्वल टू, जैसे पिछले में निकाला था, M1 x1 प्लस M2 x2 बटे M1 प्लस M2। इसी प्रकार y के लिए, क्योंकि द्विविमीय के लिए बात किया है, तो YCM इज इक्वल टू M1 y1 M2 y2 बटे M1 प्लस M2। ये देखिए, ये हुआ। चूंकि हमारे को द्रव्यमान केंद्र के बारे में याद करना है, यदि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश क्या है, RCM है। तो क्योंकि हम जानते हैं द्विविमीय गति में हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू XI प्लस YJ, याद होगा आप लोग को। इसी के जैसे इसको लिखना है हमें, RCM इज इक्वल टू XCMI प्लस YCMJ। है वही बेटा, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ CM है तो यहाँ CM और CM लगा है, बाकी सेम है। अब इन मानों को, XCM और YCM के मान को यहाँ पर रख देंगे। हाँ, तो XCM हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 I M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू J। ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे गुणांकों को, कोफिशिएंट M1 इसमें भी है, M1 इसमें भी है। ठीक है, तो M1 कॉमन निकला तो x1 आयोटा प्लस y1 j। M1 कॉमन निकाला तो x1 I प्लस y1 j प्लस, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, M2 कॉमन निकलेगा, M2 और M2, तो x2I प्लस y2j, x2I प्लस y2j बटे M1 प्लस M2 जो था ये था। अब आप देखेंगे, समझ लीजिए लसा निकाल दिया इनका और एक ही फटे में लिख दूंगा M1 प्लस M। ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हम देखेंगे जी कि यही फॉर्मूला से xi प्लस y, जैसे ये 1 1 है तो r1 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए RCM इज इक्वल टू x1i प्लस y1j, सॉरी r, इसका मतलब हो गया ये M1 R1 और ये हो गया M2 R2। ये होता है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का फॉर्मूला। त्रिविमीय के लिए ना बेटा पीछे से कुछ ही निकालना पड़ेगा, zx लेना पड़ेगा और यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z। ठीक,
इतना ही करना है। और करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, XCM YCM ZCM। तो ZCM तक मान रखिए तो K तक आ जाएगा, IJK तक आ जाएगा, ठीक, ZK। और इसी प्रकार से निकालना है। बुक की सहायता से आप क्या करेंगे, 3D के लिए आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब चलेंगे हम, अगला हमारा टॉपिक है एन कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। ये निकाय है ABC, जो एन कणों से मिलकर बना है। इसकी दूरी ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, M4 है, M5 है। इसी प्रकार से इनकी जो संगत दूरियां होंगी, जैसे M1 है ना तो इसका R1, इसका है तो R2, R4, R5, इस प्रकार से रहेगा। माना कि निकाय एन कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM हो तो RCM इज इक्वल टू, दो कण के लिए था बेटा M1 R1 प्लस M2 R2, और n कण के लिए बात कर रहे हैं तो एंड सो ऑन चलता जाएगा Mn Rn, ठीक है, और बटे M1 प्लस M2 Mn। तो जब क्रमागत रूप से मान बढ़ते हैं ना बेटा, तब हम क्या करते हैं, उसको एक राशि लगाते हैं, समेशन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, n तक जाएगा, और इसे कहेंगे mi Ri, अर्थात m का i का मान बढ़ाते जाएंगे तो हमें सीरीज प्राप्त होते जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं सिग्मा mi, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा। यदि कह दिया समस्त कणों का द्रव्यमान को कैपिटल M कह सकते हैं। अब स्थिति आएगा, यदि सभी कणों के द्रव्यमान समान हो, कैसे हो, समान हो, तो क्या होगा, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू Mn इज इक्वल टू सब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब मान रखेंगे फर्स्ट कंडीशन है तो क्या होगा, और मैं ये भी बता दूं चूंकि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n mi जो था इसको हम कैपिटल M भी कहेंगे, और ये समस्त ये बहुत सारे कणों का है, M1 भी M होगा, M2 भी M होगा, M3 भी M होगा, तो n बार जाएगा तो इसको ही क्या कहेंगे, nm भी कहेंगे कि m कितने बार आया, m बार आया। तो इसका जब मान रखा ना तो क्या आया, इसमें मान रखो ना भैया, तो रखा तो क्या आया, m बाहर आ गया,
और सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम, और आर आई अंदर नहीं रहेगा ना, क्योंकि एम समस्त कणों का द्रव्यमान एक समान है, और ये क्या हो जाएगा एन एम, एम से एम क्या हो गया, कट गया, और एन बचा, तो क्या बचा 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to आर आई, ये मान बच जाता है आपका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का। यदि फिर से कहा, यदि इसके आघूर्णों का योग के बारे में जब सेकेंड में जो कंडीशन बोलता है ना कि यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हो, जब यहां ले लेता हूं ना, जब द्रव्यमान केंद्र, सेकेंड कंडीशन मूल बिंदु पर हो, ठीक है, अर्थात RCM इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर RCM 0 रहेगा तो ये 0 की तरफ चला जाएगा बेटा, है सब 0 होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू एम आई आर आई इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन की बात बता रहा हूं ना, तात्पर्य क्या हुआ, जब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, निकाय के सभी कणों के द्रव्यमान केंद्र के आघूर्णों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था बेटा एन कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था बेटा आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखते रहिए और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी कहिए देखने के लिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मैं करीम, धन्यवाद।